हाय एवरीवन, आप सभी का आज हम देखेंगे ईरान को। तो काफी ट्रेंडिंग कंट्री है, आप लोग जानते होंगे। जियो पॉलिटिक्स अगर देख रहे हैं तो हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या हम देखेंगे आगे बताएंगे आपको। सबसे पहले हम जियोग्राफिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। ईरान स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है मिडिल ईस्ट में, और ये शेयर करता है बॉर्डर 7 कंट्री के साथ। इराक हो गया, टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, अर्मीनिया हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया एंड पाकिस्तान। और ये बोथ पर्सियन गल्फ एंड कैस्पियन सी में आता है। इसका स्क्वायर किलोमीटर की बात की जाए तो 1.65 स्क्वायर किलोमीटर है। की फीचर में बात की जाए तो जैग्रोस माउंटेन है, वास्ट डेजर्ट लाइक दाजर्ट कबीर है, और मेजर रिवर की बात की जाए तो करुण है। तो ये हो गई जियोग्राफिकल ओवरव्यू ईरान की। फिर हम डेमोग्राफिक स्नैपशॉट देख लेते हैं। पॉपुलेशन की बात की जाए तो 86 मिलियन है 2024 के एस्टिमेट के हिसाब से, और यहाँ पे मेनली पर्सियन मेजॉरिटी है। फिर एजरीस है, फिर खुर्द है, फिर अदर है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो पर्सियन है, फारसी। मेजर सिटी यहाँ की तेहरान है, और मशहद है, इस्फान है। ये सब चीज़ें यहाँ की मेजर। फिर पॉलिटिकल सिस्टम ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे थियोरेटिक रिपब्लिक हो गया, गार्जियन काउंसिल है, पार्लियामेंट मजलिस है, इलेक्शन एंड डायनेमिक है। ये है पॉलिटिकल सिस्टम ओवरव्यू ईरान का, यानी मेनली 4 तरीके के होते हैं। इनको हम आगे देखेंगे कैसे। कि पॉलिटिकल स्टेटस की बात की जाए तो ईरान के जो अभी पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ के सुप्रीम लीडर जो कि पहले कोई और थे, अब है मौजतबा खामेनखाई, जो कि पोजीशन है सिंस 8 मार्च को ये अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट के रूल पे। बात की इनके पार्लियामेंट में टोटल 290 सीट है। गार्जियन काउंसिल की बात की जाए तो 12 मेंबर है, और प्रेसिडेंशियल टर्म 4 साल है। पर हाँ, ये लाइफ टाइम भी चल सकता है, ये इनके ऊपर है। इकोनॉमिक लैंडस्केप की बात की जाए तो नॉमिनल जीडीपी $220 बिलियन है, जो कि डाइवर्स सेक्टर है। मेनली इनका जो है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ऑयल एंड गैस ही है, 10 से 15%। फिर एग्रीकल्चर है, प्रोड्यूस व्हीट हो गया, सेफ्रॉन हो गया, ऑयल इंडस्ट्री कंपासेस ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोकेमिकल। तो कहा जाए तो इनकी भी इकोनॉमिक लगभग 10 से 15% ऑयल डिपेंडेंट है। हाँ, यूएई और अलग कंट्री के कंपेयर में देखा जाए तो इनका ऑयल पे कम डिपेंडेंसी है, क्योंकि इनके ऊपर सेंसन ऑयल इंपोर्ट का एक्सपोर्ट कर नहीं पाते। ये भी एक रीजन है। मेजर इकोनॉमिक सेक्टर की बात की जाए तो सबसे पहले ऑयल एंड गैस, जो कि 10 से 15% जीडीपी में मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी है, जो कि नेशनल रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। फिर एग्रीकल्चर, वीट हो गया, सेफ्रॉन प्रोडक्शन हो गया। फिर मैन्युफैक्चरिंग में बात की जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, स्टील हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, जो कि ग्रोइंग इंडस्ट्री बेस है। सर्विस की बात की जाए तो बैंकिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया, एक्सपेंडिंग हो गया। ये सब चीज़ें हैं। फिर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर कंपैरिजन देख लेते हैं ईरान वर्सेस मिडिल ईस्ट रीजन एवरेज की। तो जीडीपी ग्रोथ एक हिसाब से कहा जाए ठीक ही रही है। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, करेंसी बहुत ज़्यादा इनकी डेप्रिसिएट हुई है, रिजर्व कुछ है ही नहीं। ये चीज़ है इनके इकोनॉमिक के भी यहाँ पे। फिर हम ट्रेड एंड सैंक्शन इम्पैक्ट देख लेते हैं ईरान का। तो ईरान के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया एंड सेलेक्ट ईयू यानी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है। इंटरनेशनल सेंसस हैव सिग्निफिकेंटली कंसंट्रेट ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि अफेक्ट करता है ऑयल एक्सपोर्ट एंड बैंकिंग एक्सेस को। Recently year seen fluctuation sanction policy with periodic relief negotiation and renew restriction shaping ईरान इकोनॉमिक इंगेजमेंट। अगर सैंक्शन हटते हैं, नेगोशिएट होते हैं, तो इनके इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये सब चीज़ हैं। फिर हम कल्चरल हेरिटेज एंड सोसाइटी की बात कर लेते हैं।
तो बात की जाए तो ईरान बोस्ट अ रिच कल्चरल लेगेसी है रूटेड द एंशियंट पर्शियन एम्पायर से। इसके आर्टिस्ट हो गए ट्रेडिशन इंक्लूड वर्ल्ड रिन्यू पोएट्री बाई हाफिज एंड रूमी, एक्विजिस्ट हैंड वुवन कारपेट हो गया, मैग्निफिकेंट इस्लामिक आर्किटेक्चर, सिया इस्लाम सेव डेली लाइफ, वाइल नवाज पर्सियन न्यू ईयर रिमेन द मोस्ट सेलिब्रेट फेस्टिवल। तो कहा जाए तो काफी रिच कल्चरल है, काफी रिच सोसाइटी रह चुकी है ईरान में एंशियंट टाइम में देखा जाए। फिर हम सोशल इंडिकेटर देख लेते हैं तो लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लगभग 85% से ऊपर है। एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ इंडिकेटर भी कहा जाए तो पुअर है, हाँ लेकिन वहाँ पे एक हिसाब से ठीक है। अर्बन वर्सेस रूरल की बात की जाए तो 76 डिवाइड बाई 24% है। फिर बात की जाए इंटरनेशनल रिलेशन एंड टाइमलाइन की तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था। फिर ईरान इराक वॉर हुआ था 1980 से 88 तक चला था, 8 साल तक का। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ था। फिर ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंशन, यानी इसमें यही है कि काफ़ी यूरोपियन कंट्री ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर साइन किया था कि हाँ नहीं बनाएंगे। फिर कॉपरेशन होगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा, ये सब चीज़ों के ऊपर था। फिर रिसेंट डिप्लोमेटिक टेंशन, यानी अभी के समय जैसे वॉर कंडीशन सिचुएशन हो गया, ये सब चीज़ है। तो ये सब कुछ इंटरनेशनल रिलेशन टाइमलाइन है ईरान के भी यहाँ पे। हाँ ईरान ने इन सब चीज़ों को फेस किया और कर रहे हैं। फिर हम स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल पोजिशन की बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे ईरान रीजनल इन्फ्लुएंस कंपेयर टू की मिडल ईस्ट पावर। इसके भी यहाँ पे हम देखेंगे जैसे सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो उसके नेबरिंग कंट्री में आते हैं। तो दोनों के बीच में पावर टसल काफ़ी ज़्यादा चलते रहते। इसराइल की बात की जाए तो इसराइल ईरान के न्यूक्लियर साइटों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको न्यूक्लियर पावर नहीं होने दे रहा, जो कि ठीक बात भी है। स्टेट ऑफ हार्मोज यानी उसके पास लोकेटेड है, यहाँ से पूरा तेल उल जाता है, सब कुछ जाता है। तो कहा जाए काफ़ी ज़्यादा इसकी स्ट्रेटजी जियो पॉलिटिकल पोजीशन है, ये चीज़ है इसमें। करंट चैलेंजेस की बात की जाए तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है इकोनॉमिक सैंक्शन, यानी हर कंट्री ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि ये यहाँ पे मेनली न्यूक्लियर से रिलेटेड ये काफ़ी काम कर उसको रोका जाए उस वजह से। और जैसे इंटरनेशनल सेंसरशिप ट्रिपल ट्रेड कॉजेज करेंसी कोलैप्स हो चुकी है और वहाँ पे इन्फ्लेशन लगभग 40% से ऊपर जा रहा है। पॉलिटिकल डिसेंट एंड अनरेस्ट है, यानी वहाँ पे हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं, डिमांड होते रहते हैं रिफॉर्म को, जो कि चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट की अथॉरिटी उसकी स्टेबिलिटी को। ये वहाँ पे चैलेंज है। फिर है इन्वायरमेंटल चैलेंज, यानी सेवरल वाटर स्केर्सिटी है, एयर पोल्यूशन है और डिजर्टिफिकेशन, जो कि पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर को काफ़ी थ्रेटन कर रही है। फिर रीजनल सिक्योरिटी टेंशन है, या तो आप लोग अभी जान ही रहे होंगे, तो उसमें क्या ही बताऊं, आप लोग वैसे ही जान गए होंगे क्या एक्चुअल में चैलेंजेस हैं। फिर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। हाँ जहाँ चैलेंजेस होंगे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। वास्ट सोलर एंड विंड विंड रिसोर्सेज ऑफर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू ऑयल डिपेंडेंसी। टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है, एंड इस पर फोकस कर सकते हैं कि ग्रोइंग इनोवेशन हब इन तेहरान विद इंक्रीजिंग वेंचर कैपिटल एक्टिविटी। ये हो गया। यूथ डेमोग्राफिक एडवांटेज ये लोग ले सकते हैं। बात की जाए ईरान की पॉपुलेशन तो लगभग 60% से ऊपर के लोग अभी अंडर 13 हैं, जो कि हाईली एजुकेटेड एंड टेक्स सेवी वर्कफोर्स है। मॉडर्नाइजेशन ट्रेंड, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव अंडर वे कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज है ईरान के पास, वो कर सकते हैं। और लास्ट में हम समरी देखते हैं और कंक्लूजन देखते हैं। ईरान प्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले of political, economic, and culture dynamics. Understanding this interconnected factor is essential for professional engaging with the region. Despite current challenges, Iran's young population, rich heritage, and strategic position of a potential for meaningful changes and future engagement. ये सब चीज़ें हैं। होप आपको समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट में बताइए।
अगर यहाँ तक देखे हैं दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।